दोस्तों नमस्कार। कार्यक्रम में बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं परीक्षाओं पर। जी हाँ, परीक्षाओं से बहुत लोगों को डर भी लगता है और कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें इंतज़ार होता है कि हमारी परीक्षा की घड़ी कब आए और कब हम उसमें पास हों। तो इन्हीं सारे विषयों पर हम बातचीत करेंगे आज और ये जानेंगे कि परीक्षाओं की टेंशन को कैसे दूर कर सकते हैं और कैसे न केवल परीक्षा देने वाले और दूसरे लोग भी उसमें इन्वॉल्व हो करके उस टेंशन को ख़त्म करने में मदद कर सकते हैं। इस पे जानकारी देने के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर SP पांडे जी को, जो प्रिंसिपल हैं गुलाब राय इंटर कॉलेज बरेली में। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। धन्यवाद श्रीवास्तव साहब। तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि परीक्षा को लेकर इतनी टेंशन क्यों होती है लोगों में। श्रीवास्तव जी, जैसा आपने बताया कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाएं एवं ICSE की बोर्ड परीक्षाएं, CBSE बोर्ड की परीक्षाएं निकट भविष्य में होने वाली हैं जी। और निश्चित रूप से परीक्षा से पूर्व ही जो छात्र हैं, बच्चे हैं, वो परीक्षा में अच्छे अंक लाने को लेकर के तनाव में आ जाते हैं कि कैसे करें कि हमारे परीक्षा में अच्छे अंक आए। तो लेकिन अगर एक स्ट्रेटजी बना के और प्लानिंग के तहत बच्चे तैयारी करें तो ना ही उन्हें तनाव होगा और वो अच्छे अंक भी ला पाएंगे। जी जी। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कई सारे बच्चे जो है शुरुआत से उतने गंभीर नहीं होते हैं, जो परीक्षा की तिथि नज़दीक आती जाती है फिर वो टेंशन में आने लगते हैं, फिर वो टीवी भी सब बंद कर देंगे, खेलना ही बंद कर देंगे, है ना। और जब एकदम परीक्षा अगर 1 महीने रहेगी तो वो परेशान हो जाएंगे। नहीं, यही जरूरी है कि बच्चे परीक्षा की तैयारी के क्रम में सबसे पहले तो जाने कि हमारा सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम क्या है जी। क्योंकि जो पेपर आता है, क्वेश्चन पेपर आता है, वो पाठ्यक्रम के अंदर से ही आता है, बाहर से तो आएगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो पाठ्यक्रम को पहले पूरा भली भांति अध्ययन कर लें और फिर उसका डिवीजन कर लें कि त्रैमासिक हिस्से में हमें कितना पढ़ना है, 6 मंथली यानी 6 माही परीक्षा के लिए क्या पढ़ना है और वार्षिक परीक्षा के लिए क्या पढ़ना है। जी। उसके अनुसार, पाठ्यक्रम के अनुसार फिर अपना टाइम टेबल बना लें और टाइम टेबल ना केवल बनाएं, उसका अनुपालन भी करें। जैसे हम विद्यालय जाते हैं जी, तो विद्यालय में 5 घंटे की स्टडी होती है, सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। फिर घर आने के बाद थोड़ा सा खेलने व्यायाम करने के बाद फिर हम उनका रिवीजन भी करें, जिससे हमारा डे बाय डे का जो प्लानिंग है वो तैयार होती चले। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि जब भी आपको क्लास में कोई चीज पढ़ाई जानी है तो आप उसका पूर्वाभ्यास करके जाएं, बुक को पढ़ के जाएं, ताकि टीचर जब आपको पढ़ा रहा है, कोई भी अध्यापक पढ़ा रहा है, तो आपको भली भांति वो समझ में आ जाए। और कहीं भी अगर कोई भी सवाल आपको समझ में नहीं आया या डाउट रहा तो तुरंत अपने विषय अध्यापक से उसके बारे में डिस्कस करें, ताकि वो डाउट आपका वहीं खत्म हो जाए। और उसके साथ साथ जो टीचर ने पढ़ाया आप उसका क्लास नोट्स बनाएं, बुक की स्टडी करें और घर आकर एक फेयर नोट्स बनाएं। बच्चे आज नोट्स नहीं बना रहे हैं क्योंकि बुक में बहुत डिटेल स्टडी होती है और परीक्षा के समय वो सारा रिवीजन करना मुश्किल होता है जी। अगर हम नोट्स बनाए रहते हैं तो उसके मेन पॉइंट्स रहते हैं जिसको परीक्षा के समय हम फिर से उसका रिवीजन कर लेते हैं, पुनर्अभ्यास कर लेते हैं और वो सारा चीज हमारे दिमाग में, चूंकि एक बार टीचर पढ़ाता है, एक बार हम बुक पढ़ते हैं, क्लास नोट्स बनाते हैं, फिर फेयर नोट्स बनाते हैं और परीक्षा के समय उसका रिवीजन करते हैं, तो कई बार जब ये चीजें हमारे मन मस्तिष्क में आती हैं तो वो हमारे अंतःकरण में स्थापित हो जाती हैं और परीक्षा के समय आसानी से रिकॉल हो जाती हैं और हम उसको कर देते हैं। जी जी। अब सवाल ये भी आता है फिर कि नोट्स कैसे बनाएं, ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण बिंदु है। नोट्स के लिए जैसे हमने आपसे बताया जी कि आप पहले बुक की स्टडी करें। जैसा कहा जाता है कि कई किताबों को पढ़ने से बेहतर है एक ही किताब की बार बार स्टडी करें और उसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उसको अंडरलाइन करें। उसके बाद आप क्लास में जाएंगे तो जो आपके विषय अध्यापक पढ़ाते हैं उनके मेन पॉइंट्स को नोट करें। फिर दोनों को आत्मसात करते हुए, समाहित करते हुए एक फाइनल नोट्स अपना फेयर बनाएं जिसमें उस टॉपिक के सभी महत्वपूर्ण बिंदु कवर हो जाएं, जिससे आपको परीक्षा के समय रिकॉल करने में आसानी हो। इससे ना केवल नोट्स बनाने से ना केवल आपकी
विषय वस्तु समराइज हो जाती है, बल्कि आपकी लेखनी में भी सुधार होता है, आपकी बर्तनी में भी सुधार होता है और आपकी राइटिंग स्पीड भी बढ़ जाती है। होता क्या है, परीक्षा में हम बहुत सारी बातें जानते हैं लेकिन समय सीमा के कारण हम उसको उसमें लिख नहीं पाते, क्योंकि आजकल के जमाने में बच्चे क्या हैं, सब कुछ गूगल और वीडियो पीडीएफ में देख लेते हैं, तो वो नोट्स नहीं बना रहे हैं। नोट्स ना बनाने के कारण उनकी राइटिंग हैबिट खत्म हो रही है, जिसके कारण वो समय सीमा के अंतर्गत अपने सारे सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। यद्यपि उन्हें सवाल आ रहा है लेकिन फिर भी वो लिख नहीं पा रहे हैं। तो अगर बच्चे सभी चैप्टर का नोट्स बनाएं और उसका अभ्यास करें तो निश्चित रूप से वो परीक्षा में अच्छे अंक ला सकते हैं और समय सीमा के अंतर्गत ही सारे प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। अच्छा, इसमें बात ये भी है कि कब से सीरियस हो जाएं, जैसे कि आपने शुरू में ही बताया है कि 3 महीने पे, 6 महीने पे, लेकिन बोर्ड के एग्जाम्स जब भी होते हैं कब से खेलना कूदना थोड़ा कम कर देना होता है? निश्चित रूप से आपने सही प्रश्न पूछा। वैसे तो ये सतत अभ्यास की प्रक्रिया है, बिल्कुल, लेकिन अभी भी हमारी जो बोर्ड परीक्षाएं हैं आने वाले 3 से 4 महीने के बीच में संपन्न होंगी। अभी भी समय है। अगर हमारे बच्चे अभी से भी इसके प्रति गंभीर हो जाएं और हम आपसे जैसा कह रहे हैं कि जो भी परीक्षाएं क्लास में या आप कहीं और पढ़ते हैं, कोचिंग में, ट्यूशन में, जो भी अभ्यास टेस्ट होते हैं, चाहे वो यूनिट टेस्ट हो, चाहे वो अर्धवार्षिक परीक्षा हो, चाहे वार्षिक परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं को गंभीरता से लें, क्योंकि हर परीक्षा की जो भी आप तैयारी कर रहे हैं वो धीरे धीरे बोर्ड परीक्षा के लिए आपको तैयार कर रही है। तो जैसा कहते हैं कि बूंद बूंद से ही सागर भरता है। अगर आप हर टेस्ट को गंभीरता से लेंगे, हर परीक्षा को गंभीरता से लेंगे, तो वार्षिक परीक्षा फिर आपके लिए मुश्किल नहीं रह जाएगी। तो अभी समय है, अभी भी बच्चे अपना समय टाइम टेबल बना लें और सभी विषयों का देखें कि सभी विषय समान अंक के हैं, तो सभी विषयों पे समान फोकस करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरा फला विषय थोड़ा सा टिपिकल है या ज्यादा क्रिटिकल है, उसमें हमें अधिक समय देने की जरूरत है, तो उस पर थोड़ा सा अधिक समय दें और उसका बार बार प्रयास करें। क्योंकि आप किसी भी विषय से अगर भागेंगे कि ये कठिन विषय है, तो आपके लिए और कठिन होता जाएगा। और जितना अभ्यास आप करेंगे बिल्कुल उतना ही वो आपके लिए सरल हो जाएगा और निश्चित रूप से आप सभी विषयों में उतने ही अंक लाएंगे जितना कि आपको जो आसान लग रहा है उतना ही कठिन विषय में भी ला सकते हैं। बस बनस्पति आपको अभ्यास की जरूरत है, बार बार प्रयास। अलग अलग विषयों के हिसाब से भी परीक्षा की तैयारी का अलग अलग रणनीति होनी चाहिए। हाँ, निश्चित रूप से। जैसे अभी हमारे जो विज्ञान विषय के विद्यार्थी तो निश्चित रूप से उनका ज्यादा फोकस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में रहता है या इंग्लिश में रहता है। 5वां सब्जेक्ट अगर हिंदी है या कोई ऑप्शनल विषय है तो उतना उस पर फोकस नहीं करते। लेकिन ये स्वाभाविक बात है कि आपको थोड़ा ज्यादा समय अपने विज्ञान विषय पर, मैथ्स पर और फिजिक्स, केमिस्ट्री पर देना होगा। लेकिन जो हमारे अन्य विषय हैं उनको भी साथ लेके चलना होगा। और इसके लिए आपको वही प्लानिंग की जरूरत है कि जो विद्यालय में पढ़ाया गया उसका शाम को रिवीजन जरूर करना है। अगर हमारा कोई विषय मुझे टफ लगता है तो उस पर आप 2 घंटा दें, कोई आपको आसानी से ग्राह्य हो जाता है तो उस पर 1 घंटा दें, लेकिन सभी विषयों के लिए डेली समय निर्धारित करें। और हम तो छात्रों से कहते हैं कि रोज शाम को बिस्तर पर सोने से पहले, जाने से पहले आप अपना आत्म मूल्यांकन करें कि आज हमारे लिए क्या पाठ्यक्रम निर्धारित था, हमने उसको पूरा किया या नहीं किया। और अगर हमने आज पूरा कर लिया तो आज का दिन हमारा सफल रहा और कल के लिए फिर हम अगली रणनीति के साथ आएंगे। इस तरीके से आपकी पूरी तैयारी हो जाती है और आपका जो लक्ष्य है, जो टारगेट है, वो आसान हो जाता है। और कहा भी गया है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो निश्चित रूप से वो विद्यार्थी परिपूर्णता की ओर जाता है और उसको इस तरीके की ना तो कोई समस्या आती है, ना ही वो तनावग्रस्त होता है। होता क्या है, बच्चे लापरवाही करते हैं कि परीक्षा तो अभी बहुत दूर है, अभी आने दीजिए, मैं कर लूंगा। और जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आती है तो वो एकदम पढ़ाई पर लग जाते हैं। लेकिन होता क्या है उससे कि आप जब अभ्यास में नहीं हैं और लगातार आप किसी विषय पे ज्यादा फोकस करेंगे तो आपके दिमाग में फिर वो
संग्रहित नहीं होगा, वॉश आउट होने लगेगा। फिर जब आपको याद नहीं होगा तो आप टेंशन में आएंगे, तनाव में आएंगे और हो सकता है आप बीमार भी पड़ जाएं। तो इसलिए जरूरी है कि सतत कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन प्रोसेस होनी चाहिए कि हमारा सतत अभ्यास चलता रहे, जिससे अंतिम परीक्षा जो हमारी वार्षिक परीक्षा है, जिसे हम बोर्ड परीक्षा कहते हैं, उसके लिए हमारे मन मस्तिष्क में किसी तरीके का दबाव ना रहे। तो दोस्तों, हमारे साथ हैं डॉक्टर SP पांडे जी, प्रिंसिपल हैं गुलाब राय इंटर कॉलेज बरेली के, और हम बात कर रहे हैं परीक्षाओं की तैयारी कैसे करें और परीक्षाओं को लेकर जो तनाव होता है उसे कैसे दूर करें, कैसे उसका समाधान प्राप्त करें। तो पांडे जी, सबसे अहम मुद्दा एक ये भी है जो आप टेंशन की बात कर रहे थे। टेंशन में बच्चे रात भर जग के पढ़ाई करने लगते हैं, अपना पूरा रूटीन चेंज कर लेते हैं। दुनिया सुबह उठती है तो सुबह वो सोते हैं, दुनिया रात को सोती है तो वो जग के पढ़ते हैं। ये कहाँ तक ठीक है? नहीं, ये हर बच्चे का अपना शेड्यूल होता है। उसे सामान्य रूप से तो कहा जाता है कि अगर हम सुबह उठ के पढ़ते हैं तो वो ज्यादा ग्राह्य होता है, मन मस्तिष्क फ्रेश होता है और वातावरण भी बढ़िया होता है। तो सुबह पढ़ना ज्यादा, ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना ज्यादा लाभदायक होता है। लेकिन हर बच्चे की अपनी स्ट्रेटजी होती है। अगर कोई लेट नाइट पढ़ता है तो उसकी अपनी आदत है, वो लेट नाइट भी पढ़ सकता है, फिर वो सुबह। लेकिन हमारे बच्चों को स्वस्थ रहने के लिए 8 घंटे की नींद भी जरूरी है। 8 घंटे। अगर आप ये देखिए कि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी स्वस्थ मस्तिष्क रहेगा और तभी आपकी पढ़ाई अच्छी हो पाएगी। उसके लिए जरूरी है कि आप थोड़ा प्राणायाम करें, व्यायाम करें, पौष्टिक आहार लें। पहले आप स्वस्थ रहें, फिर आप अपना एक टाइम टेबल जो हमने कहा था उसके अकॉर्डिंग बना लें, जिसमें आपका नियमित जो 8 घंटे की स्लीप है वो भी पूरी हो। उसके अलावा 2 घंटे का खेलना कूदना है वो भी पूरा हो। आपकी दैनिक दिनचर्या जो है वो भी पूरी हो। उसके अलावा 8 से 10 घंटे की स्टडी अगर बच्चा करता है, विद्यालय और घर दोनों मिला करके, तो निश्चित रूप से उसे तनाव में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका पाठ्यक्रम उस समय सीमा पे कंप्लीट हो जाएगा और वो किसी भी परीक्षा को देने के लिए तैयार हो जाएगा बिना किसी तनाव। जी जी जी। जहाँ तक आहार की बात की आपने, इस दौरान कई सारे बच्चों में ऐसा देखा गया है, कॉफ़ी या चाय इन सब का सेवन बढ़ा देते हैं क्योंकि इससे नींद कम आती है, चाय टूटती है। तो इनका सेवन कहाँ तक ठीक है? दूसरे ये भी करते हैं, बच्चे खाते कम हैं क्योंकि ज़्यादा खाएंगे तो नींद आएगी। तो ये सब कहाँ तक ठीक है? नहीं, निश्चित रूप से काफ़ी या हम जो फास्ट फूड खा लेते हैं ये हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। वो एक अलग बात है कि ठीक है, जब हम रात में स्टडी करते हैं तो खाना खाने के बाद पढ़ने बैठते हैं तो नींद आना स्वाभाविक है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम जैसे 1 घंटे की स्टडी कर लिए, अगर हमें नींद आ रही है तो हम 5 मिनट ब्रेक लें, थोड़ा सा वॉक कर लें, अपना फेस वॉश कर लें और पुनः आके अपने टेबल पर बैठ जाएं और फिर से स्टडी। तो नींद भी नहीं आएगी और आपको चाय कॉफी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इस तरीके से अगर आप करेंगे, क्योंकि देखिए पौष्टिक आहार लेना बहुत जरूरी है और ये जो फास्ट फूड हैं अगर हम इनका सहारा लेते हैं तो कहीं ना कहीं शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जिससे कुछ चीजें कही जाती हैं याददाश्त बढ़ाने में योगदान देती हैं, जैसे बादाम है, अखरोट है। हाँ, अगर देखिए घर की अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है तो निश्चित रूप से ये जो ड्राई फ्रूट हैं, चाहे बादाम हो, चाहे अखरोट हो या अन्य जो ड्राई फ्रूट्स हैं, ये आपके मस्तिष्क को मजबूत करते हैं और आपकी मेमोरी को भी मजबूत करते हैं। जी। लेकिन सब घर की परिस्थितियां अलग अलग हैं, जरूरी नहीं कि इन्हीं से मन मस्तिष्क मजबूत होगा। हरी सब्जियां खाएं, अपना जो आपकी हेल्दी फूड है, दाल चावल रोटी सब्जी, अगर संभव है तो दूध या दही का सेवन करें, इससे भी आप हेल्दी वेल्दी फील करेंगे। होता क्या है कि परीक्षा के दिन जैसे बच्चा लेट नाइट तक पढ़ता है तो निश्चित रूप से सुबह आपको नींद आने की संभावना परीक्षा के दौरान बनी रही। तो आपको जिस दिन भी पेपर, अभी हमने आपसे जो वार्ता की वो परीक्षा से पहले की थी। परीक्षा के दौरान बच्चों को क्या करना चाहिए कि जिस दिन परीक्षा है आराम से अपना कंप्लीट नींद लें, 8 घंटे की हेल्दी स्लीप लें और सुबह स्वस्थ होके स्नान ध्यान करें, अपना नाश्ता करें और परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंच जाएं। अपना जो भी आपके आवश्यक पत्र जात हैं, प्रवेश पत्र है या आपके
पेन पेंसिल है, उसको लेके वहां से पहुंचे और सबसे पहले क्वेश्चन पेपर जब आपको मिलता है तो बड़ी गंभीरता के साथ उसका अध्ययन करें और उसमें से देखें कि कौन कौन से प्रश्न आपको अच्छे तरीके से याद है। तो आप पहले उन प्रश्नों का उत्तर करें जो आपको अच्छे तरीके से याद है। उसके बाद फिर जहां आपको संशय है, डाउट है, उन प्रश्नों का उत्तर करें। कोशिश करें कि अधिक से अधिक प्रश्नों का उत्तर दें, छोड़े नहीं, प्रश्न छोड़े नहीं। और जब आप इस तरीके की रणनीति में कराएंगे, चूंकि आप अभ्यास करके आए हैं कि बहुत सारे परीक्षा से पहले बोर्ड परीक्षा के क्वेश्चन बैंक्स का, मॉडल पेपर का आप समय सीमा के अंतर्गत हल करके आए हैं, प्रैक्टिस करके आए हैं, तो यहां भी 3 घंटे के अंदर आप वो कंप्लीट कर लेंगे। उसके लिए यही कहा जाता है कि जब भी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो आप कुछ मॉडल पेपर, कुछ पूर्व प्रैक्टिस वर्क करें, जो पूर्व बोर्ड परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस कर लें, ताकि आप समय सीमा के अंतर्गत उसे कंप्लीट कर सकें। तो जो बच्चे ऐसा करके आए होते हैं उनके लिए बहुत सामान्य प्रक्रिया है कि 3 घंटे में वो सारे प्रश्नों का उत्तर दे लेते हैं। जी जी। और इस दौरान कभी कभी जैसे हमने आपसे बताया कि अगर आप नोट्स बनाए रहते हैं, लेखनी की प्रैक्टिस किए रहते हैं, तो आपका हाथ भी दर्द नहीं करता है। फिर 3 घंटे आराम से आप 36 पेज की कॉपी को कंप्लीट कर सकते हैं और भर सकते हैं। जी जी। तो ये परीक्षा के दौरान बच्चों को इन सावधानियों को बरतना होगा। जी जी। परीक्षा के पश्चात जैसे बात आती है, मान लीजिए कि कोई पेपर आपके इच्छा अनुरूप नहीं गया, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। उसके चक्कर में आप अगला पेपर खराब ना करें। ठीक है, हमारे जीवन में अनेक परीक्षाएं होती हैं और उन्हीं में से एक परीक्षाएं भी, अगर एक परीक्षा हमारी गलत भी चली जाती है, जिसका परिणाम हमारे अनुकूल नहीं आता है, तो कहा जाता है कि छोटी छोटी असफलताएं जो हैं वो बड़ी सफलता का मार्ग प्रशस्त करती हैं। तो आप उसको पॉजिटिव ले, किसी तरीके की निगेटिविटी में ना जाएं, नकारात्मक विचार मन में ना आने पाए। ठीक है, अगर हम ये क्वेश्चन पेपर नहीं कर पाए हैं तो इसकी भरपाई हम अगले क्वेश्चन पेपर में करेंगे, वहां अधिक से अधिक अंक लाएंगे और यहाँ का वहां कवरअप हो जाएगा। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी परीक्षा पे चर्चा जब वो करते हैं तो बच्चों को इस बात के लिए मोटिवेट करते हैं कि किसी भी परीक्षा में अगर आप कहीं असफल हो जाते हैं तो तनाव लेने की जरूरत नहीं है। पूरा उन्मुक्त आकाश है विचरण करने के लिए। जो आपकी अभिरुचि का सेक्टर है आप उसमें अपना कदम रखिए और प्रयास करिए, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। ये तो तनाव में आने की जरूरत नहीं है। कोई परीक्षा अंतिम नहीं है। जीवन बहुत लंबा है, बहुत बड़ा कैनवास है। अगर हम कहीं किसी परीक्षा में असफल होते हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसको पॉजिटिव लेना है कि हो सकता है मेरे लिए कोई और बड़ी परीक्षा इंतजार कर रही है जिसमें हम सफल होंगे। जी, तो दोस्तों हमारे साथ हैं डॉक्टर SP पांडे जी, प्रिंसिपल हैं गुलाब राय इंटर कॉलेज बरेली में, और हम बात कर रहे हैं परीक्षाओं की तैयारी के बारे में, उनकी टेंशन कैसे दूर करें और क्या क्या सावधानियां रख सकते हैं इस बारे में। एक बड़ी समस्या आती है छात्रों को याद करने की। किसी भी चीज़ को याद करते हैं और भूल जाती है, तो इसके लिए कोई टिप्स आप देना? नहीं, निश्चित रूप से हम बच्चों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि देखिए सारी चीजें रटी नहीं जा सकती हैं और सारा रटा हुआ याद भी नहीं रहता है। और दूसरे, जो आप रट के गए हो कोई जरूरी नहीं कि परीक्षा में उसी तरीके का क्वेश्चन आ जाए। परीक्षा क्वेश्चन का रूप बदल सकते हैं। तो रटने से ज्यादा वो फोकस करें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें, अपने विषय वस्तु को पूरा समग्र रूप से जाने कि परीक्षक किसी रूप में भी अगर क्वेश्चन को रख देगा तो हम उसका आंसर कर पाएंगे। तो हम बच्चों से ये कहते हैं कि आप अपने चैप्टर का, हर एक चैप्टर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको विषय का समग्र ज्ञान होना चाहिए और आपको किसी रूप में भी प्रश्न आ जाए तो आपको परेशानी ना हो। तो रटने से ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करने पर रहें कि वो चैप्टर आपको पूर्ण रूप से आत्मसात हो जाए कि ठीक है, रटने पे ज्यादा फोकस ना करें, तो ये बच्चों के लिए बेहतर रहेगा। जैसे मैथमेटिक्स है या फिजिक्स है, इन सब में तो प्रैक्टिस करके
जी, ये चीज़ें याद की जा सकती हैं, चाहे जो कुछ सिद्धांत होते हैं वो भी याद हो सकते हैं, लेकिन जो हिंदी है, अंग्रेजी है, इस तरह की चीजें सब्जेक्ट है, इनमें तो याद करना पड़ता है, याद करना पड़ेगा। और उसके लिए वही तरीका है कि याद हमें कैसे होगा। जैसे हमने आपको बताया कि हम एक बुक को अधिक से अधिक बार स्टडी करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, फिर नोट्स बनाते हैं, तो बहुत सारी चीजें हमारे मन मस्तिष्क में आत्मसात हो जाती है। उसके मुख्य बिंदु क्या हैं? तो अगर हमें मुख्य बिंदु याद हैं तो हम उसको परीक्षा में एलोबरेट कर सकते हैं, उसका विस्तार कर सकते हैं। तो मुख्य बिंदु आपके दिमाग में, मन मस्तिष्क में नोट होने चाहिए, और वो तभी होगा जब आप बुक की स्टडी करेंगे, टीचर के माध्यम से पढ़ेंगे और फिर नोट्स बनाएंगे, और उसको न केवल नोट्स में रख देंगे, मन मस्तिष्क में उतार लेंगे, तो बहुत आसान हो जाता है। हम तो इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं जी, और हमारा इतिहास विषय रहा है, उसी में हमने नेट परीक्षा उत्तीर्ण की और पीएचडी उसी में हमारी डॉक्टरेट है। तो हम लोगों ने इस विधा को अपनाया है, याद करने की ही विधा थी। और उसके लिए जरूरी था कि हम एक बुक को बार बार पढ़ें। देखिए, चाहे आप हों, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे हम हों, किसी को भी एक बार में याद नहीं होता है। स्टडी मोर एंड मोर, जितनी अधिक बार आप पढ़ेंगे उतना चीजें एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, पहले ये, और उस क्रम में एक क्रमबद्धता आ जाएगी, और हर चीज आपको, कहीं भी आप भूलेंगे तो आपको लगेगा कि हमने ये स्टेप मिस कर दिया है, क्योंकि वो दिमाग में आपने कंसेप्ट किया। कई बच्चे ग्रुप में पढ़ाई करते हैं, जैसे एग्जाम्स जैसे नजदीक आते हैं, वो रात भर अपने दोस्तों के साथ बैठ के पढ़ाई करते हैं, तो ये कहाँ तक? नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, ग्रुप डिस्कशन, अच्छे बच्चों का एक ग्रुप होना चाहिए। इससे हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो जाता है। और दूसरी चीज, अगर बुक में कोई पॉइंट हमसे कवर होने में रह गया तो दूसरे बच्चे ने कवर कर लिया है, तीसरे ने कवर कर लिया है। तो ग्रुप स्टडी को बढ़ावा दिया जाता है, इसीलिए कि अच्छे बच्चों का एक ग्रुप बनाएं और ग्रुप स्टडी करें। इससे निश्चित रूप से आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, और जो हमारा चैप्टर है उसका कोई भी बिंदु अछूता नहीं रह जाएगा, कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पॉइंट हर बच्चा उसमें समाहित कर लेगा। तो निश्चित रूप से ये बच्चों के लिए एक अच्छी बात है। अगर वो ग्रुप स्टडी करते हैं तो ये उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा अच्छे अंक लाने के लिए। अच्छा, इसमें परिवार का जो माहौल होता है या आसपास का जो माहौल होता है, उसका क्या महत्व है? नहीं, निश्चित रूप से उसका एटमॉस्फेयर का फर्क पड़ता है। जी। जैसे हॉस्टल में बच्चे रहते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ स्टडी की बातें होती हैं, पढ़ाई की बातें होती हैं, उनमें एक हेल्दी कंपटीशन होता है, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा। कौन 2 बजे तक पढ़ रहा है, कौन सुबह 4 बजे उठ के पढ़ रहा है। तो वहाँ एक ही कॉन्सेप्ट होता है, स्टडी एंड स्टडी। परिवार में थोड़ा सा, चूंकि पारिवारिक विषय होता है, और स्वाभाविक है कि माता पिता कहीं काम करते हैं, काम करके आएंगे तो थकेंगे, वो खाना पीना खाने के बाद सो भी जाएंगे। बिल्कुल। बच्चे को लगता है कि अब मम्मी पापा सो गए, मुझे भी सो जाना चाहिए, वो भी सो जाता है। तो इसका थोड़ा सा एटमॉस्फेयर का अंतर पड़ता है, लेकिन ये जरूरत होती है हमें 12th के बाद। 12th तक तो पेरेंटिंग की जरूरत है। जी। निश्चित रूप से माता पिता उन्हें पूरा समय देते हैं, और हम निवेदन भी करते हैं सभी अपने अभिभावकों से कि जब बच्चे का बोर्ड पेपर हो तो थोड़ी सी मेहनत आप भी करें, और आप भी जगें बच्चे के साथ। अगर वो पढ़ रहा है तो आप भी किसी रूप में अपने काम में व्यस्त कर लें अपने आप को, और उसके साथ थोड़ा बैठे, ताकि वो नींद ना आए और वो ना सोए, या सुबह उठ करके उसे जग। तो निश्चित रूप से वो एटमॉस्फेयर हेल्पफुल हो जाएगा उस बच्चे के लिए, घर का जो एटमॉस्फेयर है। दूसरी महत्वपूर्ण बात हम ये भी कहना चाहेंगे अपने अभिभावकों से, बच्चों के माता पिता से, कि भाई देखिए, अपनी आकांक्षाओं को जो आप पूरा नहीं कर पाए उसको बच्चों पर मत थोपिए कि मैं इंजीनियर नहीं बन पाया तो बच्चे को इंजीनियर बना दूंगा, या मैं सिविल सर्विस में नहीं आ पाया तो अपने बच्चे को सिविल सर्विस। हर बच्चे की अभिरुचि अलग होती है, हर बच्चे का कैलिबर और कैपेसिटी अलग होती है, तो वो अपनी अभिरुचि के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार प्रदर्शन करेगा। उसकी तुलना किसी और बच्चे से ना करें, क्योंकि उससे बच्चा डिमोरलाइज होगा।
फला का बच्चा 90% लाया, आप 80% ही लाए, ठीक है, उसकी क्षमता थी वो 90% लाया। हमारे बच्चे की क्षमता 80% है, वो लाया, वो अपने 80% में इम्प्रूव करेगा, 80 को 82 करेगा, 82 को 85 करेगा। जी जी। लेकिन हम किसी बच्चे से तुलना अपने बच्चे की ना करें और कहीं से भी उसको डांटे नहीं, उसको मोटिवेट करें, प्रेरित करें अच्छा करने के लिए। और जब आप प्रेरित करेंगे तो निश्चित रूप से वो बच्चा जहां पर भी है, अगर वो 60% का है तो 70 लाएगा, 70 है तो 80 लाएगा, 80 है तो 90 लाएगा, और 90% का बच्चा है तो 100% लाएगा। तो इस रणनीति के साथ अगर हमारे माता पिता ध्यान दें, बच्चे को प्रेरित करते रहें, बच्चे के साथ थोड़ा खुद भी समय दें जी जी। और त्याग करें। निश्चित रूप से कि माता पिता काम करते हैं, थक जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा बच्चों का जब बोर्ड का पेपर हो तो आपको भी वो त्याग बच्चे के लिए करना होगा, ताकि वो अधिक से अधिक अंक ला सके। जी जी जी। तो हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर एसपी पांडे जी ने जो जानकारी दी, परीक्षा की टेंशन से जो बचाव है या उसे टैकल करने की जो टेक्निक्स बताई हैं, टिप्स दिए हैं, उससे आप ज़रूर लाभान्वित होंगे। और जाहिर सी बात है, जो भी परीक्षाएं हो रही हैं, बोर्ड की परीक्षाएं, ये कोई अंतिम परीक्षा नहीं है। जीवन बहुत लंबा है, बहुत सारे ऐसी परीक्षाएं आएंगी जिन्हें पास करना है। हो सकता है वहाँ पे और आप बेहतर कर सकें, और नंबर गेम में तो बिल्कुल नहीं पड़ना है, केवल आपको सफल होना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस कार्यक्रम में जो जानकारी दी गई उससे आप अपनी टेंशन दूर कर पाएंगे और परीक्षा में सफल होंगे। डॉक्टर एसपी पांडे जी, कार्यक्रम में आने के लिए और हमारे दर्शकों को इतने महत्वपूर्ण जानकारी बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।